अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाजिब। चेन ऑफ कमांड मुकम्मल हो चुकी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज 6 साल बाद पाक फौज की कमांड नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले कर दी। अलविदाई खिताब में जनरल बाजवा ने कहा कि उनका अपनी फौज से रूहानी रिश्ता बरकरार रहेगा। जैसे कि जनरल डगलस मैकार्थर ने कहा था, ओल्ड सोल्जर्स डोंट डाई, दे जस्ट फेड अवे। तो मैं भी अनकरीब गुलामी में चला जाऊंगा, लेकिन मेरा रूहानी राब्ता हमेशा फौज से कायम रहेगा। अगर उनके 6 साला दौर का जायजा लिया जाए तो ये दौर हर एतबार से भरपूर रहा। जनरल बाजवा के 6 साला दौर को बहैसियत मजमूई खूबियों और खामियों का ऐसा मुरक्कब कहा जा सकता है जिसके मुल्क पर दूररस असरात मुरतब होंगे। 2016 में नून लीग के दौर में पाकिस्तान के 16वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने वाले जनरल बाजवा को तहरीक इंसाफ ने 2019 में मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी दी। जनरल बाजवा को इन 6 सालों के दौरान 5 वज़राए आज़म के साथ काम करने का मौका मिला। उनके दौर में होने वाले 2018 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ पहली मरतबा इक़्तिदार में आई, जिसको फौजी हिमायत के नतीजे में कायम होने वाली हाइब्रिड हुकूमत भी कहा गया। और सियासतदानों ने इस हवाले से इमरान खान को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म का लक़ब भी दिया। जबकि रवां साल जब इमरान खान को तहरीके अदम एतमाद के नतीजे में PDM की अभी मौजूदा हुकूमत ने घर भेजा, तो इमरान खान ने इसकी जिम्मेदारी कभी बराह रास्त तो कभी बिलवास्ता जनरल बाजवा को ही ठहराया। इन दोनों इल्जामात पर जनरल बाजवा ने गुज़श्ता दिनों खुलकर बात की। 2018 के इलेक्शनों में बाज पार्टियों ने RTS के बैठने को बहाना बनाकर GTV पार्टी को सिलेक्टेड का लक़ब दिया, और 2022 में एतमाद का वोट खोने के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इम्पोर्टेड का लक़ब दिया। हमें इस रवैये को रद्द करना होगा। हार जीत सियासत का हिस्सा है और हर पार्टी को अपनी फतह और शिकस्त को कबूल करने का हौसला पैदा करना होगा। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो हमें अदम बर्दाश्त और मैं न मानूं के रवैये को तर्क करना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और अस्करी सिफारतकारी को जनरल बाजवा के 6 साला दौर की बड़ी कामयाबियां जो है वो समझा जाता है। खुसूसन शिद्दत पसंदी की लहर के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद को पाया तकमील तक पहुंचाना, जिसके नतीजे में कलअदम TTP और दीगर शिद्दत पसंद तंजीमों का काफ़ी हद तक जो है पाकिस्तान में असर रसूख कमज़ोर हुआ। पाक अफगान जो बॉर्डर है 2600 किलोमीटर सरहद पर 90% बाड़ लगाना, बल्कि अब तो 90% से भी ज़्यादा हो गया। ये बड़ा अहम तरीन काम था जनरल बाजवा का, उन्हीं के दौर में हुआ। इसी दौरान बाजवा डॉक्ट्राइन का जिक्र भी होता रहा, जिसका लुबे लुबाब यह था कि पाकिस्तान पड़ोसी ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात रखेगा और दहशतगर्दी के खिलाफ अदम बर्दाश्त की पॉलिसी रखते हुए उसको ख़त्म करेगा। बाजवा डॉक्ट्राइन कितना मौसर रहा, और नए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जो कि DG मिलिट्री इंटेलिजेंस और DG ISI भी रह चुके हैं, उन्हें मौजूदा सियासी और माशी हालात में किन चैलेंजेस का सामना है और वो किस तरह इससे निमट पाएंगे, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सीनियर कॉलमिस्ट और GN न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा के मेज़बान साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो जनरल बाजवा साहब के इन 6 सालों का उन पर काफ़ी तनकीद भी हुई, बल्कि जो सियासी किरदार था वो तो उन्होंने तस्लीम भी किया और फिर कहा कि फ़ौज जो है अब बिल्कुल एक पॉलिटिकल है, हम अपने कथारसिस भी कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल आपकी उनसे काफ़ी मुलाकातें वगैरह इंटरेक्शन भी होती रही। आप कैसे अहाता करेंगे जनरल बाजवा के इन 6 सालों का? देखिए, एक तो इंसानी लिहाज से वो कुछ मुनफरिद थे। मसलन खुले डुले इंसान थे। फ़ौजी जितने रिज़र्व रहते हैं और जितने अपनी बात अपनी ज़ात तक और दिल के अंदर रखते हैं, तो बाजवा साहब उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। दूसरा, मिलने जुलने में भी उनके यहाँ कोई तकब्बर और गुरूर वो बहुत कम नज़र आता था। और तीसरा ये भी था कि वो एक्सट्रीम तक उस लिहाज से नहीं जाते थे। मसलन जिस तरह जनरल ज़िया ने भुट्टो को फांसी दी या बाकी इनका अगर कोई मुखालफत हो भी जाता था तो एक जगह पे जाके वो अपने उन चीज़ों को रिवर्स भी कर लेते थे और उस पे एक नज़रसानी भी करते थे। ख़ारजा महाज पे मैं समझता हूँ कि उनकी अप्रोच जो थी वो बड़ी अच्छी थी। वो इंडिया के साथ ताल्लुकात की बेहतरी चाहते थे, तिजारत भी चाहते थे, लेकिन ज़ाहिरी बात कि पाकिस्तान के हालात और इंस्टीट्यूशनल सोच अपनी जगह पे थी। लेकिन दूसरी तरफ इस दौरान इंडिया की साइड से ऐसी चीज़ें तसलसल के साथ हो गई कि उसने उस हवाले से रत्ती भर पेशरफ नहीं हो सकी। अब 2 मरतबा इंडिया की तरफ से
ये नौबत आ गई थी कि जंग हो जाए, लेकिन जनरल बाजवा ने उसको अवॉइड किया। इसी तरह मुल्क के अंदर जो मिलिटेंसी को और मजहबी शिद्दत पसंद तंजीमों को एक फॉरेन पॉलिसी के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, तो बाजवा साहब ने उस अमल को भी रोक दिया, बड़ी हद तक उसमें कमी ले आए। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, कि ये जो पीटीआई का प्रोजेक्ट था उसके लिए उनके दौर में फिर जो कुछ हुआ पीटीआई के मुखालिफिन के साथ, मीडिया के साथ, अदलिया के साथ, बाकी इदारों के साथ, तो मेरे ख्याल में वो एक जो गुनाह था और जिसके नतीजे में एक ऐसा सिस्टम वजूद में आया जिसको आप हाइब्रिड निज़ाम का नाम देते हैं, कि वो सब खूबियों पे भारी हो गया और उसकी वजह से आज उनको मसलन जिनके लिए ये सब कुछ किया था, एक तो वो तजुर्बा इमरान खानी प्रोजेक्ट का बुरी तरह नाकाम हो गया और दूसरा जाते जाते वो गले भी पड़ गया और उन्होंने फिर वो कुछ किया कि जो माजी में फ़ौज के किसी नाक़िद और किसी मुखालिफ ने फ़ौज के साथ नहीं किया था। ठीक, सावी साहब ये बताइएगा कि अब जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, DGMI भी रह चुके हैं, DGISI भी रह चुके हैं और उनको भी आप काफ़ी करीब से जानते हैं, ये जो जिन चैलेंजेस का इस वक्त आपने जिक्र किया कि प्रोजेक्ट इमरान खान फ़ौज के गले पड़ गया, एक तो ऑब्वियसली जितनी तनकीद फ़ौज पर हुई इमरान खान ने की, उनकी पूरी पार्टी ने पिछले 5-6 माह में, एक तो वो इशू है। दूसरा ये कि बार बार इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी फ़ौज और अवाम में दूरियां पैदा हो गई हैं। फिर फ़ौज का तीसरा एक बड़ा चैलेंज जो है वो ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल रहना है। इन चैलेंजेस से, एक तो क्या आप इन चैलेंजेस से एग्री करते हैं, दूसरा ये कि किस तरह से वो नबरदाजमा होंगे इन चैलेंजेस से और कितना मुश्किल काम है ये? नहीं, एक तो ये है कि हकीकत में माजी में कभी एक दिन के लिए भी फ़ौज पाकिस्तानी सियासत से और सफारतकारी से लाताल्लुक़ नहीं रही है, लेकिन और ये भी रहा है कि हमेशा एक आध सियासी क़ुव्वत वो फ़ौज से नाराज़ रही है। फिर ये भी है कि कौमपरस्त जमातें या लिबरल जमातें, मसलन जनरल ज़ियाउल हक़ ने ये किया कि उन्होंने आते ही पीपल्स पार्टी और बाकी लिबरल फोर्सेस को ठिकाने लगा दिया और उसके जवाब में न सिर्फ ये कि मजहबी जमातों को उभारा बल्कि एक जिहादी कल्चर को भी उभारा। तो उस वक़्त भी ज़ाहिरी बात है कि लिबरल फोर्सेस की तरफ से उन पर तनकीद होती रही। फिर जब जनरल मुशर्रफ साहब आ गए तो एक तरफ तो उन्होंने मार्शल लॉ लगाई थी, नवाज शरीफ और इनको ठिकाने लगाने की कोशिश की, और दूसरी तरफ उन्होंने उस मजहबी तबके को जो सालों से था तो उसको नाराज़ किया। तो उस वक़्त भी फ़ौज डिस्प्यूटेड भी थी, लेकिन एक तबके की तरफ से तनकीद की ज़द में थी। अब जनरल बाजवा साहब के दौर में ये हुआ कि वो नाराज़गियाँ मसलन कौम परस्तों की अपनी जगह पे थी, PTM जैसी तंजीमों की अपनी जगह पे थी, लिबरल्स की अपनी जगह पे थी, मजहबी जमातों की अपनी जगह पे थी, लेकिन उसमें इजाफ़ा ये हो गया कि इमरान ख़ान को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने, उनकी पार्टी बनाने, फिर उनकी हुकूमत को चलाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज बहुत खुले और नंगे तरीके से सामने आई और उसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, मजहबी सब यानी माइनस PTI जितनी भी जमातें थी उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई और इदारों के भी, बाकी जो सिविलियन इदारे थे उनके भी हाथ मरोड़े गए। तो ज़ाहिर बात है कि उन लोगों की तनकीद तो कुछ दिल में थी, उनके गिले शिकवे थे और आखिर में आके इमरान खान साहब जिनकी खातिर ये सब कुछ किया गया था वो भी फ़ौज के गले में पड़ गए और फिर उन्होंने ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कर दी कि जो किसी ने इस्तेमाल नहीं की थी और फिर उन्होंने ब्लैकमेलिंग की भी कोशिश की, फ़ौज के अंदर फूट डालने की भी कोशिश की। तो वो तबकात जो पहले इमरान खान की खातिर नाराज़ किए गए थे उनको तो अभी पूरी तरह मना नहीं किया था या उन गलतियों को अंडू नहीं किया गया था और बाजवा साहब और फ़ौज बीच में न्यूट्रल हो गए और दूसरी तरफ इमरान खान ने उस फुर्सत से फ़ायदा उठा के फ़ौज को मुतनाज़िया करने की और डिफेंसिव पे लाने की पूरी कोशिश की। तो इसलिए ये इस वक्त एक गैर मामूली सूरत हाल बन गई है और लोगों को ऐसा तासुर नज़र आता है कि फ़ौज बहुत ज़्यादा मुतनाज़िया हो गई है और उनके साथ कोई भी नहीं है। तो मेरे ख़्याल में जो नए आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर साहब,
उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो यही है, क्योंकि जो जमातें या जो अनासिर वो पहले इमरान खान की खातिर नाराज़ हुई हैं, उनका एतमाद भी पूरी तरह बहाल नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ अब इमरान खान साहब अपनी गलतियों नाकामियों का वो भी फ़ौज के खाते में डालना चाहते हैं। तो ये कौम का एतमाद बहाल करना, और फिर ज़ाहिर बात है कि ये फुलिस्तिरात पे सफ़र होगी, क्योंकि एक तरफ आपने फ़ौज को आईनी रोल तक महदूद रखना है, दूसरी तरफ इमरान खान की खातिर जो कुछ किया गया वो मुखालिफ जमातों के साथ और जुडिशरी और मीडिया और उन चीज़ों को अंडू भी नहीं किया गया है। मसलन मैं न्यूट्रल होना ये कहता हूँ कि एक बंदे ने तौबा कर लिया तो तौबे से पहले जुर्म की तलाफी तो की जाती है ना, तो वो तलाफी किए बगैर फ़ौज न्यूट्रल हो गई है। तो अब ये एक बहुत बड़े मखमसे का उन्हें सामना करना होगा कि उन्होंने मुल्क को नॉर्मल बनाना भी है और फ़ौज को आईनी रोल तक महदूद लाना भी है। ये वाकई बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल होगी। साफी साहब ये बताइएगा कि हमने देखा कि पिछले 5-6 महीनों में पीटीआई की क़यादत ने बराह रास्त जो फौज की क़यादत के साथ अब तो गालम गलोच तक बात पहुंच गई है, लेकिन फिर भी हमने देखा कि, और जनरल बाजवा साहब ने 2-3 दिन पहले अपनी स्पीच में कहा भी था कि बड़े सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा हमने किया इनके साथ। तो क्या नए आने वाले जो आर्मी चीफ हैं, क्या आप समझते हैं कि अभी भी उतनी ही सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया जाएगा अगर तहरीक इंसाफ फिर उसी डगर पे चल पड़े और बराह रास्त तनकीद का निशाना और तज़हीक का निशाना बनाना शुरू कर दे फौज की नई क़यादत को? जहाँ तक देखिए मैं समझा हूँ, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन अभी तक जनरल आसिफ मुनीर की कैरियर को हम देखते हैं तो वो एक तो उसमें मुंतकिम मिजाज भी नहीं है, और दूसरा ये है कि ज़ाहिर है कि एक डिसिप्लिन्ड और रूल्स के तहत रहने वाले आदमी हैं, और उनकी ये कोशिश रहेगी कि वो फ़ौज को अपने आईनी रोल तक महदूद करें। तो ये इस साइड से तो हम अगर देखते हैं तो हमें सियासत में उनका रोल कम होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जिस तरह जनरल बाजवा को कुछ चीज़ें लेगेसी में मिली थी, मसलन डॉन लीक्स था, उससे पहले राहिल शरीफ के दौर के धरने थे और नवाज शरीफ के साथ ख़राब ताल्लुकात थे, बहुत सारी चीज़ें। तो इसी तरह इस वक्त उनको ऐसी सूरत में वो चीज़ें मिल रही हैं कि जब पीटीआई का वो हमला बरकरार है और इस तरह लगता है कि वो आगे जाके मज़ीद भी शायद हमला आवर होंगे इंस्टीट्यूशन पे। तो मेरा अंदाज़ा ये कि पर्सनल बुनियादों पे तो वो कभी नहीं करेंगे, लेकिन अगर पीटीआई ने उनके दौर में अपना स्कोर सेटल करना चाहा, जिस तरह मुस्लिम लीग नून से भी ये गलती ये हो गई थी कि कुछ ज़हीरुल इस्लाम साहब और उनके कामों का फिर उन्होंने जवाब देना चाहा जनरल बाजवा के दौर में, तो उस सूरत में मैं समझता हूँ कि फिर विल पावर जो है और या काम करने का वो उतना आसिफ मुनीर साहब में फिर मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह जो उनकी टीम है ख़ुसूसन DGISI, तो ये भी उसी मिजाज के लोग हैं। वो उनकी सोच में ऐसा चीज़ें नहीं होती कि सुबह एक तरह हो जाएंगे शाम को दूसरी तरह हो जाएंगे, तो वो सूरत हाल मेरे ख्याल में फिर पीटीआई के लिए मुश्किल हो सकती है। मुश्किल सूरत हाल हो सकती है अगर बात उस तरफ पीटीआई लेके जाना चाहे। सलीम साफ़ी साहब, थैंक यू जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर और नून लीग के सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, बहुत शुक्रिया। आज चेंज ऑफ कमांड हुई, पहले तो आपसे उस पर बात करेंगे कि कैसा आप जनरल कमर जावेद बाजवा के इन 6 साला दौर को आप कैसे देख रहे हैं, कैसे रहा उनका? ओवरऑल मैं बताऊं उनका जो ये 6 साला दौर है आर्मी चीफ बड़ा अच्छा रहा है, और बड़ी उन्होंने डायनामिक लीडरशिप के अलावा जिस तरह उनकी कमांड थी या जिस तरह उन्होंने मुख्तलिफ इशूज़ को हैंडल किया, वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही काबिल तहसीन है। आप फैटफ का देखें, उस पर रोल अदा किया उन्होंने जो,
उसमें कोई डिनायल इससे हो ही नहीं सकता कि उनका मरकजी रोल उनका रहा है उसमें। टेररिज्म की बात देखें, जिस तरह वो जैसे चार संभाला तो काफ़ी सारे हमारे एरिया जो हैं वो टेररिस्ट जो थे उनके कब्जे में थे, तो वो रीगेन किया इन्होंने सारा एरिया, और आज जिस तरह के हालात हैं आपके सामने हैं। फिर मुख्तलिफ मौके पे जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनसे भी उन्होंने पाकिस्तान की मदद के लिए उनको कहा, तो वो हुई। उन्हीं का रोल है, चाहे फॉरेन फ्रंट पे फॉरेन अफेयर के मामला देखें, चाहे आप इकोनॉमी। अच्छा राना साहब, एक ऐसा वक्त था, ये तो आपने बताया कि बिल्कुल एक पॉजिटिव साइड था, एक सियासी मामलात पर आपकी जमात उनसे खुश नहीं रही, खुसूसन 2018 के इंतखाबात को लेकर, तो ये कैसे बैलेंस आउट करेंगे वो वाली तनकीद और आज की जो तारीफ है? नहीं, मैं आपको बताऊं, ये जो चीज़ है ना, ये इसमें कोई भी शक नहीं कि ये एक जो पहलू था या एरिया था उसमें कमज़ोरी थी उनकी, और उन्होंने 2018 का जिस तरह इलेक्शन होना चाहिए था नहीं हुआ। और मे बी ये हो कि उनको एक चीज़ बना के पेश कर दी गई कि जो आपको पता है सिलसिला चलता है, और इमरान खान वाला सिलसिला मैंने जो देखा है वो जनरल पाशा, ज़हीरुल इस्लाम, ये सारे उसमें उसको बनाने में ये इमरान खान को शामिल थी उस वक़्त की क़यादत। धरना जिस तरह दिलाया गया 126 दिन का, ये सारे उसके पैटर्नाइज कर रहे थे, और जब वो आए तो मेरा हाल 70-80% उसकी वो जो मॉडल था वो बन चुका था, जिसका इतराफ़ शायद उन्होंने अभी भी किया है अपनी स्पीचेस में 2-3 जगहों पे ओपनली किया है। जो उनकी अपनी बात है कि जी हमने फैसला किया है फौज ने कि अब वो ए पॉलिटिकल हो जाएंगे और कोई तुम्हारे दखल नहीं होगा, लेकिन वो इतराफ़ भी किया है कि हाँ पास्ट में हमारा इसमें इन्वॉल्वमेंट रही है। तो मैं समझता हूँ कि 2018 का इलेक्शन प्योरली एक धांधली ज़्यादा था, एक नेकेड किस्म की धांधली थी। ये नहीं धांधली कोई पीछे बैठ के जिस तरह मैनेज किया जाता है, नेकेड किस्म की धांधली थी। फिजिकली ये लोग इन्वॉल्व थे जो उस वक़्त जो भी लोग थे, और जिस तरह इलेक्टिव्स को लाया जा रहा था, जिस तरह डिलिमिटेशन की जा रही थी, और जिस तरह पोलिंग इलेक्शन प्रोसेस में जिस तरह इन्वॉल्वमेंट थी, और फिर पोलिंग डे में जिस तरह इन्वॉल्वमेंट थी, तो ये सारी चीज़ें हिस्सा है हिस्ट्री का। तो उसमें शक नहीं 2018 का इलेक्शन वो एक किस्म की उस पर उसका इतराफ़ किया उन्होंने। अच्छा राना साहब, कुछ इतलात ऐसी हैं कि शायद परवेज इलाही साहब अब नहीं चाह रहे कि असम्बली को डिसॉल्व किया जाए, पंजाब असम्बली को। आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? आज उन्होंने इमरान खान से मिलना था, उनकी मुलाकात नहीं होगी, क्या कोई अदम एतमाद का प्लान है आपका पंजाब में? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने बारहा कहा है कि ये जो शख्स है इमरान खान, ये एक झूठा आदमी है, ब्लफ करता है और लोगों को दगा देता है, फ्रेब करता है। तो जब ये सारी चीज़ें आपके सामने उसका रिकॉर्ड, तो ये भी जब इसने ऐलान किया है तो मैंने इसी तरह के प्रोग्राम जो है उनमें मैंने कहा था ये एक उसका वही उसी तरह का एक फैसला है जिसपे मैं नहीं समझता कि ये फैसला उसका जो है वो ठीक। राणा साहब, वो ठीक है, आप नहीं समझते कि उन्होंने जो ऐलान किया वो उस पर अमल भी करेंगे, लेकिन आपसे आपकी जमातों से, पीडीएम से सवाल ये बनता है कि अगर परवेज इलाही साहब असम्बली तहलील नहीं करते तो आपकी अगली मूव क्या होगी? क्या अदम एतमाद आप पंजाब असम्बली में लेके आ रहे हैं? नहीं, हम अदम एतमाद लेके आएंगे, बिल्कुल लेके आएंगे, क्योंकि इस तरह की जो अब मैं नहीं समझता कि इनके एमपीएस जो है इनके साथ ठहरेंगे। उनको इन्होंने देख लिया है इनको कि ये किस किस्म के लोग हैं और किस तरह ये असम्बलियों की बेतुकीरी करते हैं। नेशनल असम्बली हो, उसकी जो इन्होंने पार्लियामेंट के साथ जो एक इनका रवैया रहा है इमरान खान का, वो किसी तरह भी हम नहीं कह सकते ये एक डेमोक्रेटिक या पोलिटिकल बंदा है। ये फाशिस्ट है जिसकी नज़र में असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं, अपनी ज़ात है उसके लिए वो उनको अंडरमाइन करता रहता है। तो मैं समझता हूँ कि आप मेंबर्स भी ऐसे आज इधर ओपन करें तो मेरा लिए शायद नेशनल असम्बली के भी आधे मेंबर
कहेंगे कि कोई भी नहीं आ रहा, हम तो कह रहे हैं आए। राणा साहब एक और सवाल, अगर तो आज जरदारी साहब मिले शहबाज शरीफ साहब से, और जरदारी साहब काफी क्लोज रह चुके हैं, बल्कि अभी भी हैं परवेज इलाही साहब के, इससे पहले भी उन्होंने ही पीडीएम का उम्मीदवार उनको बनाने की, करीब लाने में काफी कोशिश की थी। क्या अभी भी ये पॉसिबिलिटी है कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो आपके उम्मीदवार बन जाए और सीएम बन जाए? देखिए ये तो मेरा हाल एक किसी कोई बात छुपी हुई नहीं कि हमने जब ये इधर हम अदम एतमाद कर रहे थे तो उस वक्त भी हमने पंजाब में भी अदम एतमाद की कोशिश की, बुजदार की, और इनके पास हम गए, मैं भी गया था। उस वक्त ये तय था कि जी हम आपको बनाते हैं। तो उस वक्त हमने उन्हें कहा जी ये असम्बली ना डिज़ोल्व कर दें, ये परवेज साहब ने कहा था। तो रातों रात हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, वहाँ पे जो तारीख थी वो जमा कराई पंजाब असम्बली में। तो ये कोई सुबह 9 बजे जमा कराई है, तो 11 बजे ये इमरान खान के पास चले गए। कहाँ से फ़ोन आया, क्या हुआ, वो वही जानते हैं। वो कहते हैं कहने वाले कि जी कोई फ़ोन आया था। तो अगर हम तो उस वक्त इसको बनाना चाहते थे, जानदारी से बनाना चाहते थे, लेकिन इस वक्त पॉसिबिलिटी क्या इस बात की है राणा साहब कि परवेज इलाही साहब पीडीएम जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार बन के आपके वज़ीर आला बन जाए? देखिए सियासत में तो कोई भी आप रूल आउट नहीं चीज़ें कर सकते हैं, स्पेशली पार्लियामेंट्री सिस्टम में, क्योंकि ये असम्बलियों के नंबर गेम होती है, मेजॉरिटी चाहिए होती है, तो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। आप देखें ना, ये जो इमरान खान है, इसने कहा था परवेज इलाही सबसे बड़ा डाकू है, मोहन इलाही को वजीर नहीं बनाता था कि ये बड़े करप्ट लोग हैं। तो ये चीज़ें, और वही उसके पास चले गया कि जनाब आप हमारे वजीर आला बने, और मोहन इलाही आजकल उसका आंख का तारा बना हुआ है। तो ये मैं समझ आपको बताऊं कि ये चीज़ें चलती रहती हैं। शेख रशीद को चपड़ासी नहीं रखता था, MQM कातिल लोग थे, तो उसने इन लोगों के साथ ही जो 3.5 पौने 4 साल है उसी कोलिशन में इसने प्राइम मिनिस्टरशिप की है। तो आज भी इसको कहीं कह दें कि आप किसी गधे के पास चले जाएं, आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे, तो ये चला जाएगा। तो सियासत ये नंबर गेम है। नंबर गेम पे अगर मेजॉरिटी किसी की ना क्लियर हो, सिंगल मेजॉरिटी पार्टी ना हो, तो मैं समझता हूँ फिर उससे ये चीज़ें कोलिशन हुकूमतें बनती हैं, चाहे इंडिया हो, चाहे जहाँ भी बरतानिया हो, जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं, जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट ज्यादा। मलेशिया में आपने पीछे देखा कि गवर्नमेंट चलती रही है। राणा साहब बड़ी अहम बात कर रहे थे कि परवेज इलाही साहब अभी भी पॉसिबिलिटीज की है कि वो हमारे वज़ीर आला जो हैं वो एक दफ़ा फिर बन सकते हैं, रूल आउट नहीं किया जा सकता, ये उनके अल्फाज थे। आज इमरान खान की और वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की मुलाकात भी होनी थी, जिसमें यह तय होना था कि जुम्मे को या हफ्ते को कब अनाउंस होगा असम्बली डिसॉल्व करना। पंजाब असम्बली, आपको याद दिलाते चलें कि लॉन्ग मार्च के अख्तिताम पर इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में वो अपनी हुकूमतें ख़त्म कर रहे हैं और असम्बलियों को तहलील कर रहे हैं, उसके बाद इलेक्शंस में मामला जाएगा। अब एक खबर ये आई है कि नवाज शरीफ साहब ने हमजा शहबाज से फ़ोन पे बात की और उन्हें हिदायत जारी कर दी हैं कि बाकायदा अदम एतमाद की तहरीक वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ जो है वो जमा करवा दी जाए। परवेज़ इलाही साहब आज क्यों नहीं मिले इमरान खान साहब से, इसका क्लियर कट जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन आज उनकी मुलाकात थी। लेकिन आज उन्होंने बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा, चेन ऑफ कमांड की सेरेमनी में भी शिरकत की और उनकी कुछ अहम मुलाकातें भी हुई, जिसके बाद ये खबरें भी आई कि शायद काफ लीग जो है वो थोड़ी सी हेजिटेंट है, वो नहीं चाहती या थोड़ा सा डिले करना चाहते हैं पंजाब असम्बली को तहलील करना। तो इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पॉलिटिकल कमेंटेटर है, सीनियर सहाफ़ी हैं माजिद निज़ामी साहब लाहौर से, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान और मुआविन ख़ुसूसी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर सैफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले आपसे शुरू करेंगे, व्हाट इज द प्लान? क्या इस सैटरडे को ये अनाउंस कर देंगे, आपके वज़ीर आला साहब एडवाइस भिजवा देंगे कि असम्बली तहलील कर दी जाए, आप उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं? जी आदिल, जैसे कि इमरान खान साहब ने 26 नवंबर को रावलपिंडी में ऐलान किया है कि हम असम्बलियां छोड़ने का फैसला कर चुके हैं, तो उस हवाले से तो यकीनन हम तैयार हैं और बिल्कुल 100% जो भी
पार्टी का हुक्म होगा इस सिलसिले में उस पर अमल किया जाएगा। उसमें यकीनन अब जो है पहला स्टेप लिया भी जा चुका है, जैसे कि कल मुशावरती इजलास बुलाया गया, उसमें फिर एक कमेटी बनाई गई शाह महमूद कुरैशी साहब की सरबराही में, जिसको ये काम तफवीज किया गया है कि वो तरीका कार पर बात करें और तरीका कार और टाइम जो लाइन है वो मुरतब करे ताकि उसके मुताबिक आगे मूव किया जा सके। अभी ये फैसला नहीं हुआ बैरिस्टर साहब कि सैटरडे को ही ऐलान होना है, अभी ये तय नहीं हुआ? देखिए, इसमें आईनी तौर पर कुछ इश्यूज है ना, जो प्रोसीजर है असम्बलियों को तहलील करने का, अगर तो तहलील की तरफ जाते हैं तो उसका अपना तरीकाकार है, अगर इस्तीफों की तरफ जाते हैं तो उसका अपना तरीकाकार और नताइज है। तो इस हवाले से बात हो रही है, सैटरडे को इस पे बात होगी और मेरे ख्याल में जैसी बात होती है, जो फैसला हो जाएगा तरीकाकार पे एक वो हो जाएगी, यकसुई आ जाएगी, तो उसके मुताबिक फिर हम उस पर एक्शन लेंगे। तो हफ्ते को पीछे तो नहीं हट जाएंगे बैरिस्टर साहब? ऐसे तो ना हो कि वो एक अच्छा यू टर्न ले ले यार, अच्छा यू टर्न ही होगा असेंबली ना तहलील करना, पीछे तो नहीं हटेंगे? नहीं देखें खैबर पख्तूनख्वा में तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई बड़ा कोई हमारे लिए कोई हर्डल है। पंजाब में जैसे आप बात कर रहे हैं, अगर पंजाब में कोई रुकावट आती है तो अलग बात है, खैबर पख्तूनख्वा में कोई इशू नहीं है। नहीं तो क्या ओपोजिशन अदम एतमाद नहीं ला सकती वहां पर? देखें, अपोजिशन अगर अदम एतमाद लेकर आती है तो फिर यकीनन एक आईनी कैफियत पैदा हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आइन में तरीकाकार है, फिर उस अदम एतमाद को उन्होंने कामयाब भी करवाना है, और अगर कामयाब करा लेते हैं तो जो कि एक ऑलमोस्ट नामुमकिन सी बात है, तो फिर तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। लेकिन यही है कि इनकी अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होगी, और जब नाकाम हो जाएगी तो फिर हमारे पास उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन है। लेकिन एक चीज आपको मैं बताऊं, एक चीज मैं सिर्फ आदिल कहना चाह रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है आपकी डिस्कशन के लिए भी, कि खैबर पुख्तूनख्वा की असेंबली और पंजाब की असेंबली अगर तो दोनों तहलील होती हैं, तो फिर जो पीटीआई का बयानिया है और मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने का एक तरीक़ाकार है कि वो मुल्क गिर इंतखाबात का ऐलान करे और कौमी असेंबली को भी डिसॉल्व किया जाए, फिर तो ये मुतालबा जो है उसको पूरा करने के लिए हम कोई पेशरफ्त कर सकते हैं। लेकिन अगर पंजाब असेंबली में रुकावट आ जाती है और सिर्फ खैबर पुख्तूनख्वा असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ जाए, तो वो डिसॉल्व तो हो जाएगी, लेकिन वहां पर फिर दोबारा री इलेक्शन हो जाएंगे। तो ये जो हमारा जो एक्चुअल प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम तरीके कार पे बात कर रहे हैं कि इसका मतलब ये बैरिस्टर साहब कि अगर पंजाब असेंबली डिसॉल्व नहीं होती तो इम्कान यही है कि फिर केपी असेंबली भी नहीं डिसॉल्व होगी, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होगा ना पॉलिटिकली आपको। फिर देखिए, यही मैं पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर खान साहब का हुक्म होगा कि नहीं हर सूरत में डिसॉल्व करनी तो डिसॉल्व हो जाएगी, वो तो कोई इशू नहीं, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है, डिस्कशन की बात यह है कि खान साहब का जो एक्चुअल टारगेट है वो तो मुल्क गिर इंतखाबात है, ठीक है, ओवरऑल, ताकि कौमी असेंबली भी डिसॉल्व और बाकी सूबों की भी डिसॉल्व हो असेंबलियां। अगर तो सिर्फ केपी की डिसॉल्व होती है तो फिर तो केपी में ही री इलेक्शन होगा। हाँ, उसका फिर आपको फायदा नहीं है ना। अच्छा बैरिस्टर साहब, जाते हुए ये बताएं कि आप तो ओपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो ये निगरान सेटअप के लिए सुना है कि आपका नाम ऑलरेडी प्रपोज कर दिया गया है निगरान वज़ीर आला के लिए? आदिल, अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे, मैं इस बात की जवाब में यही कह सकता हूँ, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इम्कान नहीं है और ना मेरा कोई इम्कान है, क्योंकि मैं तो इस मौजूदा सेटअप का हिस्सा हूँ। चलें बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। माजिद निज़ामी साहब, व्हाट्स हैपनिंग इन लाहौर? अदम एतमाद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं नून लीग की जानिब से, और ये भी बताइएगा कि परवेज इलाही साहब आज क्यों नहीं मिल पाए इमरान खान साहब से, और ये खबरें क्यों आ रही हैं कि शायद वो नहीं चाहते कि असेंबली डिसॉल्व हो? जी बहुत शुक्रिया। इसमें मेरी गुफ्तगू के दो हिस्से होंगे। एक हिस्सा चौधरी परवेज इलाही से मुतल्लिक है, जबकि दूसरा हिस्सा मुस्लिम लीग नून की तैयारियों से मुतल्लिक है। तो मुस्लिम लीग नून की तैयारियां कुछ इस तरह से हैं कि उनके पास तीन ऑप्शंस हैं। एक गवर्नर राज का ऑप्शन है, दूसरा ये है कि वो चूंकि वज़ीर आला परवेज इलाही ने अभी तक एतमाद का वोट नहीं लिया, उसके लिए वो कोई कोशिश कर सकते हैं, और तीसरा ये है कि अदम एतमाद की तहरीक पे काम किया जाए। चूंकि पंजाब असेंबली का इजलास गुज़िश्ता 4 महीने से जारी है और उसे खत्म नहीं किया गया, तो इसलिए ये इसके अंदर एक तकनीकी नुक्ता है कि उस जारी इजलास के अंदर ये सारी चीजें कैसे होंगी। इसके साथ साथ जहां तक चौधरी परवेज इलाही का इशू है, तो मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के अंदर इस तरह की सोच मौजूद है कि अब पंजाब में तकरीबन कुछ अरसे के बाद चीजें कंट्रोल में आई हैं, तरक्याती फंड्स रिलीज किए जा रहे हैं, तो अगले इलेक्शन में जाने के लिए जरूरी है कि जब तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के लोग अपने हलकों में जाएं तो कुछ ना कुछ तरक्याती काम हो चुके हों, ताकि बयानिए के साथ उन्हें तरक्याती काम की सपोर्ट भी मिले।
दूसरी तरफ चौधरी परवेज इलाही का एक और इशू भी है कि चूंकि वो अपने सियासी मुफादात की वजह से तहरीक इंसाफ के साथ हैं, और ये एक हकीकत है कि गुज़िश्ता 3 साल में इमरान खान साहब ये कोशिश करते रहे हैं कि मोनिस इलाही को गिरफ्तार किया जाए और चौधरी बरादरान को कट टू साइज किया जाए, लेकिन कहा जाता है कि जनरल बाजवा थे कि जिन्होंने चौधरी मोनिस इलाही की गिरफ्तारी से नैब को रोके रखा। तो मेरा ये ख्याल है कि चौधरी परवेज इलाही इस्टेब्लिशमेंट के क्वार्टर्स के हवाले से ये एहसास रखते हैं कि उनके साथ किसने किस वक्त कितनी मदद की और उन्हें अब किसके साथ कितनी मदद करनी है। तो मैं ये समझता हूं कि चौधरी परवेज इलाही के लिए एक तो तरक्याती फंड्स का मामला और गवर्नेंस का मामला दरपेश है, दूसरा ये है कि वो ये देखना चाह रहे हैं कि नई इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से क्या सोच रही है। इन दो चीजों को वो लेके चलेंगे तो उन्हें फैसले में आसानी होगी। ठीक है निजामी साहब, आखिर में ये बताइएगा कि नून लीग के अदम एतमाद, नंबर गेम तो हमारे सामने, अदम एतमाद कामयाब होने के कितने चांसेस है अगर वो पेश हो जाती है, क्योंकि फिलहाल तो इजलास चल रहा है और साथ में सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस लगा हुआ है, उसका फैसला अगर नून लीग के हक में आ जाता है तो फिर भी गेम आगे पीछे हो सकती है? जी, पंजाब असम्बली का इशू ये है कि पंजाब असम्बली के पिछले 1 साल में कई मामलात लाहौर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, और अभी भी एक रिव्यू पिटीशन वहां पर मौजूद है कि जिसके अंदर ये चौधरी परवेज इलाही के इलेक्शन वाला मामला है। इसके साथ साथ अगर हम पंजाब असम्बली की नंबर गेम पे नजर डालें तो इस वक्त तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत तकरीबन 5 वोटों की बरतरी पे है। उनके पास 190 191 की फिगर मौजूद है, जबकि अपोजिशन में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पास तकरीबन 180 लोग हैं। तो यहाँ पे अगर 5 से 6 एमपीएस का डेंट अगर मुस्लिम लीग नून डालने में कामयाब हो जाती है तो शायद ये बैलेंस जो है ये खराब किया जा सकता है, और इस चीज को अमल में लाया जा सकता है कि तकरीबन 6 से 7 लोग अगर तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून के इनकी हमायत के लिए तैयार हो जाएं तो अदम एतमाद को कामयाबी की तरफ भी ले जाया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर इशू ये है कि गुज़िश्ता इलेक्शन में जो बाई इलेक्शन हुए हैं उनमें बाई इलेक्शन की जो रिजल्ट आए हैं वो मेरा ख्याल है कि एमपीएस के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर वो इस वक्त अपनी पार्टी वाबस्तगी तब्दील करते हैं तो क्या उन्हें अगले इलेक्शन में कोई चांस मिल सकेगा या नहीं। शायद इस वजह से एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक बनने में देर हो रही है, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक बन भी सकता है। माजिद निजामी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पंजाब में गेम ऑन है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मांगेंगे। ट्विटर हैंडल है हमारा @आदिल शाहजेब। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।